हेलो एवरीवन। आज से हम जी के बैच की स्टार्ट करने वाले हैं। इस बैच के शुरू करने से पहले इस बैच के बारे में आपको कुछ बता देता हूँ। ये बैच जो होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होगा। एक मिनट, ये बैच हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में कराऊंगा, पर क्योंकि मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ इसलिए उसमें ज़्यादा एम्फेसिस होगा। इस बैच को हम स्लोली नहीं करेंगे, इसमें बुलेट पॉइंट ज़्यादा होंगे, इसलिए इसे हम लोग थोड़ा फास्ट करेंगे, ठीक है। और इस बैच को फास्ट करेंगे, उसमें सारा सिलेबस कंप्लीट होगा, जितना भी पूरा एसएससी का जितना सिलेबस है पूरा सिलेबस इसमें कंप्लीट होगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो आज से हम हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। हिस्ट्री पढ़ने से पहले थोड़ा ज्योग्राफिकल सेटअप के बारे में अगर हम बात करें तो यूनिवर्स का जो फॉर्मेशन हुआ वो कब हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 13.7 बिलियन ईयर्स पहले। कहीं ये 12 भी लिखा आता है पर ये 13 है, 13.7 बिलियन ईयर पहले, ठीक है। ये थ्योरी हमें किसने दी थी? जॉर्ज क्लेमेंटन ने दी थी। इस थ्योरी का नाम क्या है? बिग बैंग थ्योरी। अब यूनिवर्स बना, उससे हमारी बहुत सारी गैलेक्सीज बनी, जिसमें से एक गैलेक्सी हमारी भी थी, जिसका क्या नाम है? मिल्की वे गैलेक्सी। ये टर्म किसने दिया? रोमन्स ने। इस रोमन्स इसे क्या कहते थे? वाया गैलेक्टिक। इसका मतलब होता है रोड मेड अप ऑफ मिल्क। अब हम बात करते हैं अपने सोलर सिस्टम की। सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन अप्रॉक्सीमेटली कब कितने कितने बिलियन ईयर्स पहले हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 5.6 बिलियन ईयर्स पहले हुआ, ठीक है। अब सोलर सिस्टम में क्या क्या है? 4 रॉक प्लैनेट है और एक एस्टेरॉइड बेल्ट है, फिर 4 गैसेस प्लैनेट है और कुपर बेल्ट है। सोलर सिस्टम के बारे में अगर हम बात करें तो सोलर सिस्टम की थ्योरी कौन सी है? नेबुलर थ्योरी। नेबुलर थ्योरी, इसे नेबुलर लैप्लेस थ्योरी भी कहा जाता है, नेबुलर हाइपोथेसिस भी कहा जाता है। इसके फाउंडेड किसने किया था? इमैनुअल कांट ने। इमैनुअल कांट। इसको आगे चल के और रिफाइन किसने किया? लैप्लेस ने। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? नेबुलर लैप्लेस थ्योरी। ये थ्योरी किस चीज़ की है? हमारे सोलर सिस्टम की ये थ्योरी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ना। सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट है, जिसमें शुरू के 4 प्लैनेट्स हैं रॉक प्लैनेट, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये 4 रॉक प्लैनेट है। इसके बाद आती है एक एस्टेरॉइड बेल्ट, इसमें छोटे छोटे एस्टेरॉइड है। और अर्थ के मून का फॉर्मेशन भी इन्हीं एस्टेरॉइड की वजह से हुआ है। एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आया जो मार्स से टकराया, ठीक है। और मार्स से टकरा के उसका छोटा साइज हो गया, अर्थ की ग्रेविटी में थोड़ा सबमर्ज हो गया और वो अर्थ का मून बन गया। मून क्या हुआ है? एक नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की, ठीक है। आगे बात करते हैं। उसके बाद 4 गैसेस प्लैनेट है, मैं लिख देता हूँ, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। उसके बाद आती है कुपर बेल्ट। इसमें छोटे छोटे एस्टेरॉइड है बहुत सारे, इसमें कि ड्वार्फ प्लैनेट भी है। ड्वार्फ प्लैनेट कैसे कहा जाता है? बड़े एस्टेरॉइड होते हैं और प्लैनेट भी उन्हें कंसिडर नहीं किया जा सकता, इतने बड़े नहीं होते, इसलिए उन्हें ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है। जैसे कि प्लूटो, एरिस, ये सब इसी कुपर बेल्ट में एग्जिस्ट करते हैं। सबसे अर्लीस्ट प्लैनेट का फॉर्मेशन कौन सा हुआ? जुपिटर और सैटर्न का। अर्थ का हम फॉर्मेशन की बात करते हैं तो अर्लीस्ट प्लैनेट कौन सा है? जुपिटर, सैटर्न। अर्थ के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स पहले बना, ठीक है। अब अर्थ बना तो अर्थ का जब बना तो उसका टेम्परेचर अब 1000 डिग्री से ऊपर उसका टेम्परेचर था, ठीक है। और उसको यॉन में कैलकुलेट किया जाता है, ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। अभी हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में बात करते हैं। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमें किसने दी थी? एल्फ्रेड वेगनर ने। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के हिसाब से किया हुआ है कि अप्रॉक्सीमेटली 225 मिलियन ईयर्स पहले अर्थ में सिर्फ एक ही लैंड मास हुआ है। मतलब सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ थोड़ी कम हो गई, सारी खत्म हो गई वॉल्केनिक एक्टिविटीज़। अब हो रही थी पर उतनी ज़्यादा नहीं हो रही थी। इसमें एक बड़ा सा लैंड मास बचा था और साइड में पूरा ओशियनिक चीज़ थी। इस लैंडमास को क्या कहा जाता था? पेनिजिया, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 225 मिलियन ईयर पहले था। इस थ्योरी का नाम है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, जो हमें अल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। और कब दी थी? 1912 में, ठीक है। 225 मिलियन ईयर पहले जो लैंडमास था उसे कहा जाता था पेनिजिया, और उस एज को कहा जाता था पर्मियन एज। उसके बाद जो हमें मेजर चेंजेस देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं 150 मिलियन ईयर्स पहले। तब क्या हुआ? वो बड़ा सा लैंडमास 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। ऊपर वाले को कहा जाने लगा लॉरेशिया और नीचे वाले को कहा जाने लगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड जो नाम है वो एमपी की गोंड ट्राइब के नाम पर दिया गया है, ठीक है। और इस एज को क्या कहा जाता था? इस एज को कहा जाता है ट्रायसिक एज। और उसके बाद जो हमें मेजर इंप्रूवमेंट दिखते हैं वो कब मिलते हैं हमें? 135 मिलियन ईयर्स के बाद। जो 135 मिलियन ईयर बाद क्या हुआ? जुरासिक एज इसे कहा जाता है। यहाँ पे सारे जुरासिक एनिमल जितने भी डायनासोर वगैरह थे वो सब इसी एज में एग्जिस्ट करते थे। उसके बाद आता है एक एरा मास एक्सटिंक्शन। क्या हुआ? एक बड़ा सा एस्टेरॉइड आके अर्थ की सरफेस से टकरा गया और सारे जो बड़े बड़े जानवर थे सारे एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है। ये कब हुआ? अप्रॉक्सीमेटली 65 मिलियन ईयर्स पहले। और इस एज को क्या कहा जाता है? क्रिटेशियस एज, ठीक है। इस सब के प्रोमिनेंट प्रूफ हमें क्या मिलते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही है। इसका प्रोमिनेंट प्रूफ है फॉसिल्स। अर्थ में हमें अलग अलग कॉन्टिनेंट्स पे, जैसे एक अर्थ का ये कॉन्टिनेंट का एशिया का हमारा इंडिया है, तो यहाँ पे जो थोड़े फॉसिल मिले डायनासोर के वही मेडागास्कर पे मिले। माना जाता है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में अर्थ जो हमारा इंडिया है वो यूरेशियन प्लेट से टकराने से पहले वो मेडागास्कर का पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो जो यहाँ पे फॉसिल्स मिले डायनासोर के वो यहाँ पे मिले हैं। इससे पता चलता है कि हमारी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी सही है। और एक ही सी हुआ करती थी इस टाइम पे, इसका नाम था टीथिस सी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। ये हिंदी के लिए ये पूरा मैंने दे रखा है, अगर आप पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर आपको थोड़ा समझ नहीं आए तो पॉज करके, ठीक है। ये फ़ोटो लगाई है, अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं। अगर हम इयोन की बात करें
तो ईयन हमारे अर्थ पे 4 हुआ करते हैं। सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन जो होता है ना किसी टाइम पीरियड का, वो होता है ईयन, ठीक है। हेडियन ईयन, ये जो ईयन था ये बहुत पहले वाला, जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ ना 4.6 बिलियन ईयर्स पहले, तो तब क्या हुआ, तब अर्थ पे सारे वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही थी। अराउंड 1000 डिग्री टेम्परेचर प्लस था, 1000 से ज़्यादा डिग्री था टेम्परेचर अर्थ का। सारी वोल्केनिक एक्टिविटीज हो रही थी, कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, कोई ऑर्गेनिज्म भी नहीं एग्जिस्ट करता था। फिर आया आर्कियन ईयन। आर्कियन ईयन में क्या हुआ, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिंगल सेलुलर होते थे वो एग्जिस्ट करने लगे। आर्कियन ईयन के बाद आया प्रोटेरोजोइक ईयन, जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करने लगे। फिर उसके बाद आया फेनोरोजोइक ईयन। फेनोरोजोइक ईयन को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, किसमें, सेनोजोइक में, मेसोजोइक में, और एक और पैलियोजोइक ईरा। इन तीनों को, ये सब डिवीजन किसके, फेनोरोजोइक ईयन के। इन तीनों में क्या हुआ, ये बड़े बड़े जो ऑर्गेनिजम्स थे ये सब एग्जिस्ट करने लगे इस तीनों में। ये एरा ऑफ मास एक्सटिंक्शन कब हुआ, 65 मिलियन ईयर पहले। इसके बाद थोड़ा इवॉल्व हुए और आज ह्यूमंस। चलो आगे बात करते हैं। और ये क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें, सबसे छोटा क्लासिफिकेशन होता है एज, उससे बड़ा होता है एपॉक, फिर पीरियड, उससे बड़ा एरा, फिर उसके बड़ा होता है ईयन, ठीक है। फोटोग्राफ को पढ़ना तो मिल जाएगा टेलीग्राम पे। अब अगर हम आज की बात करें तो आज हमारे 5 ओशन है टोटल, जिसमें से एंटार्क्टिक ओशन जो है वो कि सबसे न्यूएस्ट नेम्ड है, ठीक है। और लार्जेस्ट और सबसे डीपेस्ट ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। और सबसे स्मॉलेस्ट ओशन कौन सा है, आर्कटिक ओशन। टोटल ओशन के अगर मैं नाम साथ लिखूं तो बहुत आगे लिखूंगा। 7 कॉन्टिनेंट्स है हमारे पास टोटल, जिसमें से एशिया सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और ऑस्ट्रेलिया सबसे स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। और 5 हमारे सब कॉन्टिनेंट है, जैसे इंडिया है, इंडिया के सब कॉन्टिनेंट कौन कौन से हैं, ये भूटान आ गया, बांग्लादेश आ गया, श्रीलंका आ गया, मतलब जो भी इंडियन प्लेट के साथ में रहते हैं, इंडियन प्लेट से जुड़े हुए हैं, तो उन्हें कहा जाता है सब कॉन्टिनेंट। तो ये 5 सब कॉन्टिनेंट है टोटल, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, अरेबियन सब कॉन्टिनेंट, सेंट्रल अमेरिकन सब कॉन्टिनेंट, ईस्टर्न साइबेरियन सब कॉन्टिनेंट और ग्रीनलैंड सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। अगर हम टेक्टोनिक प्लेट की बात करें तो टोटल 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है, इसका 94% कवरेज है अर्थ पे, और 8 माइनर टेक्टोनिक प्लेट्स है जिसका कवरेज। अगर हम हाईएस्ट एलिवेशन की बात करें तो वो है माउंट एवरेस्ट। इसकी हाइट कितनी है, अगर हम मीटर में बात करें तो 8848 मीटर, और अगर हम फीट में बात करें तो है 29,035 फीट। सबसे लोएस्ट एलिवेशन कहाँ है, मतलब सबसे डीपेस्ट पॉइंट कहाँ है अर्थ का, वो जॉर्डन और इसराइल के बीच में है, जैसे डेड सी के अराउंड है, जो कि जॉर्डन और इसराइल के बीच में पड़ता है, जिसका सी लेवल के 414 मीटर बिलो है, 414 मीटर बिलो सी लेवल, ठीक है, 414 मीटर बिलो सी लेवल। आगे देखते हैं 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस की बात करें। 5 ओशन कौन कौन से हैं, आर्कटिक ओशन, एंटार्क्टिक ओशन, पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, ठीक है, और अटलांटिक ओशन। अगर हम 7 कॉन्टिनेंट्स की बात करें, 7 कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन से आता है, एक आता है एशिया अपना, ठीक है, अफ्रीका और नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और हमारा अंटार्कटिका, ठीक है। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते हैं टोटल, और ये हमारे 5 ओशियंस होते हैं। आगे देखते हैं। अब हम हिस्ट्री चालू करते हैं। ज्योग्राफी का वैसे मैंने थोड़ा सेटअप पढ़ा दिया, बाकी ज्योग्राफी में एक अलग पूरा ऐसे पढ़ने वाले हैं इस जी के बैच में। इस जी के बैच में हम पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। अगर हम हिस्ट्री अब चालू करते हैं, हिस्ट्री अगर हम बात करें तो हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसमें पहला पार्ट क्या होता है, प्री हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री के क्या फीचर्स होते हैं, प्री हिस्ट्री में कोई भी हमें रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक है, कोई भी हमें रिटर्न एविडेंस नहीं मिलता है। और इसके आगे दूसरा पार्ट होता है प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री, यहाँ हमें रिटर्न एविडेंस तो मिलता है पर उसे डेसिफर नहीं किया जा पाता, उसे हम डेसिफर मतलब उसे डेसिफर नहीं कर पाते, मतलब उसे पहचान नहीं पाते, उसे पढ़ नहीं पाते, ठीक है। उसके बाद आता है अपनी मेन हिस्ट्री, ठीक है। इस हिस्ट्री में हमें रिटर्न एविडेंस भी मिलते हैं और इसे डेसिफर भी किया जा सकता है, ठीक है। अब हम प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करते हैं। प्री हिस्टोरिक पीरियड को, इसकी मतलब हमें एज जितनी भी है सारे अप्रॉक्सीमेटली है, किसी कोई मतलब फिक्स नहीं है कितने साल तक पैलेलिथिक रहा फिर मेसोलिथिक चालू हो गया, इसलिए एज हमें याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें हमें मोस्ट प्रोमिनेंटली साइट्स याद करनी होगी, कौन सी साइट्स कहाँ लोकेटेड है, कौन सी जाके, ठीक है। क्योंकि पहले इसको मेनली 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला पार्ट है पैलेलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक, तीसरा नियोलिथिक, चौथा कैल्कोलिथिक और 5वां आयरन एज, ठीक है। पैलेलिथिक की बात करो तो इसका 3 सब डिवीजन है, लोअर पैलेलिथिक एज, मिडिल पैलेलिथिक एज और अपर पैलेलिथिक एज। मेसोलिथिक एज का एक कोई सब डिवीजन नहीं है और ये अप्रॉक्सीमेटली 9000 से 4000 BC तक एग्जिस्ट करता था, ठीक है। नियोलिथिक एज 7000 से 1000 BC तक एग्जिस्ट करता था, कैल्कोलिथिक 3500 से 1000 BC तक,
और आयरन एज 1000 से 500 BC तक। कैलकुलेटिक एज में हमारे मोस्ट फेमस इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट करते थे, जैसे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, जो इसमें 3 फेज में डिवाइड किया जाता है। प्री हड़प्पन एज जो कि 2500 से 2500 BC तक रहा, हड़प्पन एज जो 2500 से 1750 BC तक रहा, और पोस्ट हड़प्पन एज जो 2000 से 1000 BC तक रहा। अब मोस्ट प्रोमिनेंट सोर्सेज क्या होते हैं, हमें पता कैसे चलता है कि ये हिस्ट्री में था। सोर्सेज हिस्ट्री के होते हैं मटेरियल रिमेन, जो भी चीज़ें हमें मिली है। और उसके बाद क्या हमारा दूसरा सोर्स रहता है कॉइन्स, जो सिक्के यूज़ होते थे। उसके बाद क्या सोर्सेज रहता है इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, जो भी पत्थर पर लिखा हुआ हमें मिलता है। और शिलालेख इंस्क्रिप्शन कौन करवाता है, मोस्टली प्रोमिनेंट जो कि मोस्ट अफेक्टेड पर्सन होता है, जो कि रूलर होता है, वो इंस्क्रिप्शन करवाता है। ठीक है, आम लोग तो इंस्क्रिप्शन करवाएंगे नहीं। और लिटरेरी सोर्सेज जैसे कि कोई बुक्स, कोई राइटिंग, और ये फॉरेनर अकाउंट भी मतलब फॉरेनर कोई भी जो भी विजिटर आया था, जैसे फाहिन, हुआइनसांग, इबन बतूता, ये सब ट्रैवलर थे, तो इन सब ने जो भी उसके बारे ऊपर कमेंट किया है, तो वो सब जी उनके अकाउंट्स हमारे परमानेंट सोर्सेज हैं हिस्ट्री के। ठीक है, आगे देखते हैं। अब पहले लिथिक एज की अगर हम बात करें तो ये रफली रहा 30 लाख से 10,000 BC तक। इस एज को कहा जाता है प्लेस्टोसीन पीरियड, और जो कि आइस एज में डेवलप हुआ। ठीक है, यहाँ पे जो स्टोन टूल यूज़ किए जाते थे वो हार्ड रॉक के थे, जो कि पॉजेट फॉर्म था रॉक का। ठीक है, यहाँ पे हैंड एक्स यूज़ किया जाता था। ये कल्चर हमें कहाँ से पता चलता है, मदुरई और अतिरपक्कम मद्रास से पता चलता है। यहाँ की सबसे पहली साइट हमें कौन सी पता चलती है, इसकी सबसे पहली साइट है बोरी, जो कि महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। लोअर पैलेलिथिक एज की अगर हम बात करें तो ये रफली 5 लाख से 50,000 BC तक है। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। यहाँ पे जो इंसान थे वो थे होमो इरेक्टस। इनने हैंड एक्स का यूज़ करना चालू कर दिया, मतलब हाथ में जो वो रहता है ना कुल्हाड़ी, उसका यूज़ करना चालू कर दिया। और ये लोग क्लीवर चालू कर दिया यूज़ करना, चॉपर्स चालू कर दिया, ये लोग फिश और बर्ड्स का हंटिंग चालू कर दिया। और ये टूल्स यूज़ करते थे वो लाइम स्टोन से बना होता था। लाइम स्टोन इसलिए यूज़ करते थे क्योंकि उस पत्थर को तोड़ना बहुत आसान था। ये क्या करते थे, एक पत्थर को दूसरे पत्थर में मारते थे, जिससे उसका एक टूल बन जाता था, टूल शेप में उसे तोड़ के यूज़ करते थे। सबसे इसकी इंपॉर्टेंट साइट कहाँ है, बेलन वैली में, जो कि मॉडर्न डे यूपी में पड़ता है। बेलन किसकी ट्रिब्यूटरी है, मतलब ट्रिब्यूटरी सब ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे हमें सबसे पहला एविडेंस भी मिलता है ऑस्ट्रिच का, जो कि पटने महाराष्ट्र में सिचुएटेड है। यहाँ पे सबसे पहला हमें ऑस्ट्रिच का एविडेंस मिलता है, वही पटने महाराष्ट्र से। इसकी साइट्स के बारे में अगर हम बात करें तो सोन या सोहन वैली रिवर वैली के अराउंड है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और दिदवाना राजस्थान में इसकी एक साइट है, नेवस महाराष्ट्र में एक साइट है, हुंसी या हुंसी कर्नाटका में, पहलगाम कश्मीर में, और बेलन वैली मिर्ज़ापुर यूपी में। ठीक है, बेलन एक रिवर है जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि मतलब सब ट्रिब्यूटरी है गंगा की, जो कि यूपी में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पैलेलिथिक एज पूरा पाषाण युग भी कहा जाता है। ठीक है, अब हम मिडिल पैलेलिथिक एज पे आते हैं। ये रफली कब से कब तक रहा, 50,000 से 40,000 BC तक। यहाँ पे जो ह्यूमंस थे वो निएंडरथाल थे। और एक बात होमो इरेक्टस का मैं बताना भूल गया, होमो इरेक्टस ने ही फायर डिस्कवर किया था। फायर डिस्कवरी का क्रेडिट, मतलब आग का जो क्रेडिट जाता है ना, वो होमो इरेक्टस को जाता है। तो कभी भी पूछा जाए कि कौन से ह्यूमंस थे जिन्होंने आग फायर डिस्कवर किया था, तो वो थे होमो इरेक्टस। तो इससे पहले थे ना पैलेलिथिक एज में, वो लोअर पैलेलिथिक एज में, तो वो थे होमो इरेक्टस। यहाँ पे मिडिल पैलेलिथिक एज में जो ह्यूमंस थे वो थे निएंडरथाल। ये क्या करते थे, ब्लेड्स टाइप टूल का यूज़ करते थे, जिसमें कि पॉइंटर्स आते थे, स्क्रैपर्स आते थे, और बोरर्स आते थे। इनने फ्लेक टेक्नोलॉजी इन्वेंट कर दी थी। ये फ्लेक टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है, एक पत्थर था, उसको दूसरे पत्थर से मार के ये लोग ऐसे पतला सा एक शेप का पत्थर बनाते थे, जिसका ये हथौड़ा टाइप का यूज़ करते थे, और भी किसी चीज़ में हंटिंग और फूड गैदरिंग में यूज़ करते थे। यह जो कम्युनिटी थी आज भी हंटिंग और फूड गैदरिंग पे रिसाइड करती थी। उन्हें लोग फसल नहीं उगाते थे, जानवरों को मार के खाते थे। उनकी साइट मोस्ट प्रोमिनेंट कहाँ है, लूनी वैली राजस्थान में, और सोन और नर्मदा रिवर्स के आसपास का शो। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपर पैलेलिथिक की। इसको कहा जाता है लास्ट फेज ऑफ प्लेस्टोसीन। पैलेलिथिक एज को प्लेस्टोसीन पीरियड भी कहा जाता है, जैसा कि हमने पढ़ा था। ठीक है, ये उसका सबसे लास्ट फेज है। ये रफली कब से कब तक रहा, 40,000 से 10,000 BC तक। यहाँ पे जो ह्यूमंस थे वो सबसे डेवलप्ड थे, जो आज भी ह्यूमंस है उन्हें भी होमो सेपियंस कहा जाता है। ठीक है, तो ये सबसे डेवलप्ड ह्यूमंस थे। ये इनने बोन टूल्स का यूज़ करना चालू कर दिया था। ये लोग अभी तक बोन टूल्स ही नहीं यूज़ करते थे, सब पत्थर यूज़ करते थे, अभी इनने बोन टूल्स यूज़ करना चालू कर दिया था। ठीक है, जैसे कि नेडल्स, हार्पून्स, ब्लेड्स और फिशिंग टूल्स, और बरिंग टूल्स। बरिंग टूल्स मतलब वही दफनाने के लिए कुछ भी यूज़ करते थे, मतलब ये लोग इंटेंशनल वो भी करते थे, बरी भी करते थे लोगों को। ठीक है, इस साइट हमें कहाँ मिलती है, इनामगांव महाराष्ट्र में, नेवड़ महाराष्ट्र में, भीमबेटका रॉक शेल्टर्स एमपी में। और पेंटिंग जो भीमबेटका की है वो इसी पैलेलिथिक एज में एग्जिस्ट करती है। ठीक है, भीमबेटका रॉक पेंटिंग अपर पैलेलिथिक एज की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम आते हैं मीसोलिथिक एज में। ठीक है, जो कि सेकंड पार्ट है स्टोन एज का। जो इसको क्या कहा जाता है, लेट स्टोन एज भी कहा जाता है, या माइक्रोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। माइक्रोलिथिक पीरियड क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे छोटे स्टोन टूल्स यूज़ किए जाते थे। यहाँ का क्लाइमेट कैसा, वार्म क्लाइमेट हुआ करता था। यहाँ पे फ्लोरा फोना बढ़ गया था। फ्लोरा मतलब सारे पेड़ पौधे ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण फोना ही बढ़ गया था। फोना मतलब जानवर, क्योंकि उनको खाना ज़्यादा मिलेगा तो जानवर ज़्यादा रहेंगे, तो फ्लोरा और फोना दोनों बढ़ गया था। यहाँ पे इंसान ने डोमेस्टिकेशन चालू कर दिया था एनिमल्स का, मतलब जानवर पालना चालू कर दिया था। वो भी कब, अराउंड 12,000 BCE। BC के बारे में बताता हूँ। BC किसे कहते हैं, BC जो है वो बिफोर क्राइस्ट को कहते हैं।
बिफोर क्राइस्ट। अगर हम एक टेबल को क्लासीफाई करने के लिए ले तो ये अगर हम जीरो मानते हैं तो जीरो क्या होता है, जीसस क्राइस्ट का बर्थ। ठीक है, इसके आगे की चीज़ को कहा जाता है कॉमन एरा या फिर एडी, इसके पीछे की चीज़ को कहा जाता है बीसी। ठीक है, या फिर बिफोर कॉमन एरा बीसीई। ठीक है, तो इससे पहले की चीज़ को बीसीई कहा जाता है और इसके पहले की चीज़ को सीई कहा जाता है, कॉमन एरा या फिर एडी। ठीक है, तो ये जो डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल चालू हुआ ये 12,000 बीसी के अराउंड चालू हुआ। 12,000 बीसी मतलब आज से 12,000 साल पहले। अगर हम बीसी के में बात करें तो कब होगा ये, 10,000 बीसी। 10,000 बीसी होगा। यहाँ पे पहला एनिमल जो डोमेस्टिकेट किया गया था इंसानों के द्वारा वो कौन सा था, डॉग। अगर और भी जो जानवर डोमेस्टिकेट किए गए थे जैसे शीप, गोट्स, ये सब भी मोस्ट कॉमन थे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल में यूज़ किए जाते थे। माइक्रोलिथ्स जो यहाँ पे डिस्कवर किए गए थे वो कौन कौन से थे, सॉस थे, सिकल्स थे, और जो टूल्स यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं जो कि ब्लेड थे, क्रेसेंट्स थे, ट्राइंगल्स थे, ट्रेपजेट्स थे, ये स्पीयर हेड, नाइफ्स मतलब चाकू, एरो हेड्स मतलब ये जैसे तीर होता है इसके ऊपर का ये ट्राइंगल साइज से एरो हेड कहते हैं, सिकल्स, हार्पून, डैगर, खंजर वगैरह। ठीक है, और इसकी मेनली साइट्स हमें कहाँ मिलती है, लांगंज मैसन गुजरात में, भीमबेटका एमपी में, चौपानी मांडो इलाहाबाद में, और जो कि इलाहाबाद कहाँ पड़ता है, यूपी में। ठीक है, और बिरवानपुर बुर्दवान वेस्ट बंगाल में, और संदनकल्लू कर्नाटका में, टूटीकोरिन सदर्न तमिलनाडु में, और आदमगढ़ एमपी में। यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एनिमल का डोमेस्टिकेशन एविडेंस। ये हमें कहाँ पे मिलता है, बागोर राजस्थान में। ठीक है, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल कब चालू हुआ था, अराउंड 12,000 BCE। और इसका एविडेंस कहाँ मिलता है, बागोर राजस्थान में। हम न्यूलिथिक एज पे आए तो न्यूलिथिक एज कब से कब तक था, 7,000 से 1,000 BC तक एग्जिस्ट करता था। इसकी फर्स्ट प्रोमिनेंट डिस्कवरी कौन सी थी, व्हील। यहाँ पे व्हील डिस्कवर कर लिया था, मतलब अब इनको पोल्ट्री बनाना आ गया होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनके फीचर्स की तो यहाँ पे एग्रीकल्चर इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। अब तक वो लोग हंटर और गैदर थे, पर यहाँ से अब वो लोग एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया था। रागी, वीट, हॉर्स ग्राम ये सब कल्टीवेट करने लग गए थे वो लोग। ठीक है, अब ये लोग नोमैडिक लाइफ से सेटल्ड लाइफ की तरफ मूव कर गए थे, मतलब अब ये लोग घरों में रहने लगे थे, इधर उधर नहीं भटकते रहते थे। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फर्स्ट इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ द डेड, मतलब इंसानों को पहली बार इंटेंशनल डिस्पोज किया जाने लगा, वो इधर उधर नहीं मरे हुए थे, मतलब उनको गाड़ा जाने लगा था। इसकी हमें एविडेंस सबसे पहले न्यूलिथिक साइट से मिलते हैं। ठीक है, ब्लैक एंड रेड वेयर पॉटरी भी यूज़ करने लगे थे। जैसे बोला मैंने, व्हील डिस्कवर हुआ मतलब पॉटरी बनना चालू हो गई, तो ब्लैक और रेड कलर की पॉटरी यहाँ पे यूज़ करने लगी। और यहाँ पे पेंटिंग जो भीमबेटका साइट्स की है वो भी इसके मतलब इस एज में भी पेंटिंग की जाती थी, जो कि भोपाल से 45 किलोमीटर दूर है एमपी के। इसकी साइट की अगर हम बात करें तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान में यहाँ पे घर मिलते हैं जहाँ पे क्रॉप्स उगाए जाते थे, और कश्मीर में भी हमें मिलते हैं, जो कि कश्मीर के बुर्जुआ में हमें मिलते हैं, जहाँ पे डॉग को उसके मास्टर के साथ बरी किया जाता था। ये इंटेंशनल डिस्पोजल का हमें एविडेंस मिलता है कश्मीर के बुर्जुआम वैली में। ठीक है, अगर हम गुफकरल केव की बात करें तो यहाँ पे ये केव थी पॉटर की, जो कि जिसका एविडेंस हमें कहाँ मिलता है, बिहार के चिरांद में, जिसमें वेपन्स यूज़ किए जाते थे बोन्स के। कर्नाटका में हमें मिलेट कल्टिवेशन के मिलते हैं एविडेंस, जो कि संगनकल्लू, ब्रह्मगिरी, मस्की, पृथ्वी और हुल्लूर में सिचुएटेड है। यूपी के इलाहाबाद में हमें एविडेंस मिलते हैं। आंध्र प्रदेश के बूंदीहल, उतनूर, नागार्जुनकोंडा, भीमई, कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के अराउंड हमें इसके एविडेंस मिलते हैं। तमिलनाडु में हमें कहाँ का एविडेंस मिलता है, पयमपल्ली, कावेरी रिवर के अराउंड। ठीक है, और बेलन वैली के अराउंड हमें इसके एविडेंस सबसे ज़्यादा मिलते हैं। कोलदी और मेघालय ये दो साइट्स वो थी जहाँ पे हमें सबसे पहले राइस कल्टीवेशन के एविडेंस मिलते हैं। मेघालय के कहाँ, गारो हिल्स में। दोआली हैदांग में हमें मिलता है आसाम के, जहाँ पे हमें किस चीज़ का, जेडेड स्टोन का एविडेंस मिलता है। और फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी का हमें एविडेंस मिलता है कैथल हुयूक में, जो कि कहाँ पड़ता है प्रेजेंट डे, जो कि प्रेजेंट डे टर्की में पड़ता है। और ये इस यहाँ पे किस चीज़ का एविडेंस मिलता है हमें, फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी का। फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमें फर्स्ट ह्यूमन प्रोटोसिटी का एविडेंस कहाँ मिलता है, कैथल हुयूक टर्की में। ठीक है, अब हम इनके और भी अगर फीचर्स की बात करें तो लोग यहाँ पे रेक्टेंगुलर या फिर सर्कुलर हाउसेज में रहने लगे, ऐसे रेक्टेंगल या फिर सर्कल हाउस में रहते थे। तो यहाँ पे ये लोग मड और रीड्स के घर बने होते थे, मिट्टी या फिर मतलब ये चारा टाइप का जो फॉडर होता है जैसे वो कहा जाता है पराली, तो उसके घर बने हुए होते थे। इनके टूल्स जो थे वो शार्प और सिमेट्रिकल और पॉलिश्ड होते थे। ठीक है, और ये शार्प और सिमेट्रिकल पॉलिश स्टोन यूज़ करते थे। टूल्स जो थे वो हंटिंग और एग्रीकल्चर दोनों के लिए यूज़ होते थे। और कोलदेवा और महागढ़ ये अर्लीस्ट एविडेंस है राइस की, मैंने बताया था ये पूरे वर्ल्ड में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस है राइस की पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है कोलदेवा और महागढ़। चौपानी मांडो जो कि बेलन वैली में एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है हमें पॉटरी का। पॉटरी का सबसे अर्लीस्ट एविडेंस कहाँ मिलता है, चौपानी मांडो। ठीक है, अब हम आते हैं कैलकोलिथिक साइट पे। अगर हम कैलकोलिथिक एज की बात करें तो इसे कहा जाता है स्टोन कॉपर एज, जो कि रफली 3500 से 1000 BC तक रहा है। ठीक है, इसे स्टोन कॉपर एज भी कहा जाता है। इस वर्ड का अगर हम बाइफरकेट करें तो इसको कैल्को और लिथिक से डिराइव किया गया है, जो कि ग्रीक वर्ड से डिराइव किया गया है, कैल्कोस और लिथोस। कैल्कोस का मतलब होता है स्टोन और लिथोस का मतलब होता है कॉपर। ठीक है,
तो कैल्कोस और लिथोस, कैल्कोलिथोस और एज, स्टोन कॉपर एज, ठीक है। प्रोमिनेंट कम्युनिटी जो इस एरिया में एग्जिस्ट कर, इस एज में एग्जिस्ट करती थी वो कौन सी थी? कयात, आहार या फिर बनास कम्युनिटी, मालवा और जोबले कम्युनिटी। इन सारी कम्युनिटीज़ के मोस्टली नाम किस बेसिस पर रखे गए? जिस रीजन में ये लोग एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मालवा रीजन में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। जैसे इंडिया है तो ये मोस्टली एमपी, गुजरात और राजस्थान के इस साइड में एग्जिस्ट करते थे, क्योंकि यहाँ पे कॉपर का बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज पाए जाते थे। तो ये बार्ली, वीट, लेंटिल, बाजरा, ज्वार, रागी, मिलेट्स, ग्रीन पी। 2023 को अगर हम बात करें तो ईयर ऑफ मिलेट्स भी बताया गया था WHO के द्वारा ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को कहा जाता है ईयर ऑफ मिलेट्स, ठीक है। ग्रीन पी, ग्रीन और ब्लैक ग्राम, ठीक है। और कॉटन, ब्लैक ग्राम क्या होता है? काली मूंग, और कुछ नहीं होता, ठीक है। इन लोगों की मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स क्या था? इन लोगों को आयरन के बारे में नहीं पता था। इन लोगों की मोस्टली स्क्रिप्ट नहीं थी, बस एक की स्क्रिप्ट थी, वो भी इंडस वैली सिविलाइजेशन की। और ये लोग हॉर्स से अनअवेयर थे, इन्हें हॉर्स नहीं पता था। चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा थी, मतलब बच्चे ज़्यादा यहाँ पे बीमार होते थे, क्योंकि मतलब डिसीजेज बढ़ गई थी, पॉपुलेशन बढ़ी, और थोड़ा सीवर सिस्टम यहाँ पे था नहीं, एक्सेप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसलिए चाइल्ड की मोर्टेलिटी रेट ज़्यादा थी। यहाँ पे टूल्स और आइडल्स किस चीज़ के यूज़ किए जाते थे? नाइफ्स के, नाइफ्स, एक्सेस, फिशिंग हुक्स, चिसल्स, पिन्स और रॉड्स, जो कि किसके बनते थे? कॉपर या फिर उसके अलॉयज के, ठीक है। ये टूल्स वगैरह आपको किसी का भी याद करने की जरूरत नहीं है। मेन जो हमें याद करना है, जैसे कोई फिगरेंस पाया गया, ठीक है, कोई साइट्स जो थी और कोई मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर्स, ठीक है। और कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये कल्टीवेशन कहाँ चालू हुआ, जैसे फर्स्ट राइट का एविडेंस हमें मिला, वो याद करना है आपको, वो उस कमेंट में लिखिएगा, ठीक है। और टेराकोटा की जैसे इमेज मिली है मदर गॉडेस की, हमें कब मिली है? कैलकुलेटिक एज में मिली है। तो ये सब याद रखना है। इसकी मैं एक पूरी अच्छी वीडियो बनाऊंगा मैं अलग से, कैलकुलेटिक एज की, जिसमें पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन कवर होगा। इसको हिंदी में ताम्रपाषाण युग कहा जाता है, हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं इससे। अगर हम बात करें आगे, तो यहाँ पे क्या किया जाता था? डेड जो हो जाता था कोई ह्यूमन, तो उसे अंश में किया जाता था, मतलब दफना दिया जाता था अंश में। बिग साइज पॉट, ऐसा कुछ करके पॉट होता था, वो उसके ऊपर एक ढक्कन सा होता था, उसमें वो लोग उसे दफना देते थे उसकी ऑब्जेक्ट के साथ, टूल्स और ऑब्जेक्ट्स के साथ। इसका मतलब क्या हुआ कि वो लोग रीबर्थ में विश्वास करते थे, पुनर्जन्म में, ठीक है। ब्लैक और रेड वेयर पॉटरी यहाँ पे यूज करते थे, काली और रेड कलर की, और कलर की, और का मतलब क्या होता है? एक गेहूं रंग, ठीक है। ब्लैक, रेड और कलर की पॉटरी यूज की जाती है, जिसको कि अलग अलग शेप से डेकोरेट किया जाता है, ट्राइंगल, सर्कल वगैरह, ठीक है। कल्चर बेस्ड साइट अगर हम बात करें तो यहाँ पे साइट्स कौन कौन सी थी कल्चरल बेस्ड? आहार कल्चर कहाँ था? बाथल, राजस्थान में। गिलून कल्चर कहाँ था? जहाँ पे अर्लिएस्ट ब्लैक और रेड वेयर की एविडेंस मिलते हैं, बानस वैली में, यूपी में। कयात कल्चर कहाँ था? चंबल और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड, एमपी में। मालवा कल्चर कहाँ था? नर्मदा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के अराउंड, ठीक है। सेलवत कल्चर कहाँ था? दुलिया, महाराष्ट्र में। कैलकुलेटिक साइट्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ एग्जिस्ट करती है? नेवस, दामाबाद, चंदौली, इनामगांव, नासिक, नवदातोली, ये सब कहाँ है? वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जो कि जॉर्ज सिविलाइजेशन का एक पार्ट है। मालवा, कयात, ईरान, ये सब कहाँ है? वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के वेस्टर्न एरिया में। सब मैंने आपको पहले बताया था कि ये सब यहाँ इंडिया के इस पार्ट में एग्जिस्ट करते थे, ठीक है, इस पार्ट में, क्योंकि वहाँ पे कॉपर के सबसे ज़्यादा बड़े रिसोर्सेज थे, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में, ठीक है। और आहार गिलुंड साउथ ईस्ट राजस्थान में, और बुर्दवान मणिपुर वेस्ट बंगाल में, ठीक है। हिंदी में अगर आप पढ़ना चाहते कर सकते हैं, PDF आपको चैंपियंस एसोसिएशन में मिल जाएगी। अब आयरन एज की अगर हम बात करें तो ये रफली 1000 से 500 BC पे रहा है। यहाँ पे मोस्ट प्रोमिनेंट क्या हुआ? आर्यंस का अराइवल हो गया, आर्यंस आ गए इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है। वैदिक पीरियड की शुरुआत हो गई, एमर्जेंस ऑफ जैनिज्म, बुद्धिज्म एंड महाजन पदार्थ, क्योंकि आर्यंस आ गए तो थोड़ा डिवीजन हो गया सोसाइटी में, जिससे जैनिज्म और बुद्धिज्म जैसे अलग अलग धर्म इमर्ज हो गए और महाजन पदार्थ भी बने। तो यहाँ पे पॉटरी जो यूज़ की जाती थी वो थी पेंटेड ग्रे वेयर और नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है। माहौर झरी एक साइट है जो कि नागपुर के अराउंड पड़ती है, ये सबसे बड़ी बीड मैन्युफैक्चरिंग साइट है यहाँ की, ठीक है। बीड क्या होता है? गले में माला जो पहनते हैं ना, इसे बीड कहते हैं। ये जो छोटे छोटे मोती होते हैं इसे बीड कहा जाता है। बीड के बारे में एक मैंने पहले भी लिखा था, टेराकोटा, हाँ, ये हमें कैलकुलेटिक एज में हमें बीड्स के भी एविडेंस मिलते हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन के बीड्स के हमें एविडेंस सबसे पहले कहाँ मिलता है? कैलकुलेटिक एज में। कैलकुलेटिक एज को डिटेल में मतलब पार्ट 2 में कवर करूँगा इसके सेकंड लेक्चर में। और आके कैलकुलेटिक एज और आयरन एज, कैलकुलेटिक एज और आयरन एज अलग अलग वीडियो में कवर किया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए आप कंटिन्यू कीजिए, और आपको PDF मिल जाएगा, मैं आपको कमेंट में पिन कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF के लिए, ठीक है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोई भी आपको क्वेरीज आती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। सब्सक्राइब अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो कर सकते हैं, ठीक है, लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।